2019 की पतझड़ का मौसम था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के शांत लेकिन डरावने जंगलों में कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले सालों तक सबको सन्न कर दिया। 4 साल बाद, यानी 2023 के वसंत में, एक पुरानी, टूटी-फूटी शिकारी कुटिया के नीचे से 3 सड़े-गले शव बरामद हुए। हर शव को एक मोटे बोरे में बंद किया गया था और उनके गले में स्टील का तार कसकर लिपटा हुआ था। ये वही लोग थे जो 4 साल पहले लापता हुए 3 पर्यटक थे। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, वो थी उस कुटिया की दीवारें। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं, मुस्कुराते हुए चेहरे, परिवारों के साथ ट्रेकिंग करते हुए। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जो सालों से लापता माने जा रहे थे। पुलिस को तुरंत समझ आ गया, यह कोई सामान्य कुटिया नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर का अड्डा था। एक ऐसा कातिल जो जंगलों में घूमने आने वाले लोगों का शिकार करता था और फिर उनकी तस्वीरें अपनी दीवारों पर टांग देता था, जैसे कोई शिकार अपनी ट्रॉफी सजा रहा हो। कहानी शुरू होती है सितंबर 2019 से, जब वैंकूवर में रहने वाले 3 दोस्त, 32 वर्षीय मार्क हजेस, 31 वर्षीय डेविड चेन और मार्क की प्रेमिका 29 वर्षीय सारा जेनकिंस, अपने रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा दूर जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों को रोमांच से प्यार था। काम की भागदौड़ के बीच उनके लिए जंगलों में घूमना, झीलों के किनारे टेंट लगाना और रात के आसमान के नीचे बैठकर बातें करना एक तरह की राहत थी, जैसे दुनिया के शोर से थोड़ी दूरी मिल गई हो। सारा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो हमेशा अपनी पुरानी कैमरा लेकर चलती। मार्क और डेविड उसके मॉडल बन जाते, कभी झरने के पास, कभी पहाड़ी रास्तों पर। उनकी इस बार की मंजिल थी ब्रिटिश कोलंबिया का ओकानागन झील क्षेत्र। यह जगह बेहद खूबसूरत थी, नीली झील, ऊंचे देवदार के पेड़ और ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगता था। लेकिन इस इलाके की एक खास बात थी, यहाँ की घनी जंगल पट्टी, जहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं आता और रात को सिर्फ हवा और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसे जंगल का ब्लैक जोन कहा जाता है, जहाँ से कई लोग पहले भी लापता हो चुके थे। पर इन तीनों को इसका अंदाजा नहीं था। वे सिर्फ अपने बैग, कैमरे और ट्रेकिंग गियर के साथ 27 सितंबर 2019 को निकल पड़े। वे लौटने का वादा 30 सितंबर का कर गए। पहला दिन, सफर की शुरुआत। पहले दिन का सफर शानदार था। मार्क ने झील के किनारे टेंट लगाया, सारा ने कैमरे से कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींची और डेविड ने खाना बनाया, डिब्बाबंद बीन्स, कुछ ब्रेड और कॉफी। रात को उन्होंने कैंप फायर किया। तीनों दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। सारा बोली, अगली बार हम अलास्का चलेंगे। मार्क ने कहा, पहले ये ट्रेक पूरा कर लो, फिर अलास्का की सोचना। डेविड हंसते हुए बोला, हाँ, अलास्का से लौटने की गारंटी भी होनी चाहिए। किसे पता था, ये मजाक एक दिन सच्चाई बन जाएगा। दूसरा दिन, जंगल के भीतर की चुप्पी। दूसरे दिन वे जंगल के और भीतर चले गए। अब रास्ते कम साफ थे, पगडंडियां घास और काई से ढकी हुई। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर बस पेड़ों का अंधीन सागर। सारा ने कई बार कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मार्क ने हंसकर कहा, डर लग रहा है क्या? ये बस हवा है जो पेड़ों से टकरा रही है। डेविड ने जीपीएस देखा, सिग्नल जा चुका था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर जगह खुली होगी, वहां से रास्ता साफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम तक वे एक छोटे से झरने के पास रुके। सारा ने कैमरा निकाला और बोली, चलो, आखिरी तस्वीर ले लेते हैं इस जगह की। उसने तीनों की सेल्फी खींची, जहां पीछे नीला पानी और पेड़ों की छाया थी। वो आखिरी तस्वीर थी जो दुनिया ने उनकी देखी। दूसरे दिन वे जंगल के और भीतर चले गए। अब रास्ते कम साफ थे, पगडंडियां घास और काई से ढकी हुई। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर बस पेड़ों का अंधीन सागर। सारा ने कई बार कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मार्क ने हंसकर कहा, डर लग रहा है क्या? ये बस हवा है जो पेड़ों से टकरा रही है। डेविड ने जीपीएस देखा, सिग्नल जा चुका था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर जगह खुली होगी, वहां से रास्ता साफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम तक वे एक छोटे से झरने के पास रुके। सारा ने कैमरा निकाला और बोली, चलो, आखिरी तस्वीर ले लेते हैं इस जगह की।
उसने तीनों की सेल्फी खींची, जहां पीछे नीला पानी और पेड़ों की छाया थी। वो आखिरी तस्वीर थी जो दुनिया ने उनकी देखी। तीसरा दिन, लापता। 30 सितंबर की सुबह मौसम अचानक बिगड़ गया। बारिश, ठंडी हवा और पहाड़ों से उतरती धुंध ने पूरा जंगल ढक लिया। उस दिन के बाद उनका कोई अतापता नहीं चला। जब वे तय तारीख तक वापस नहीं आए, परिवारों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। खोज अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सर्च डॉग्स, हर कोशिश की गई। पुलिस को उनकी कार मिली, जो जंगल के किनारे पार्किंग एरिया में खड़ी थी। अंदर सब कुछ वैसा ही था। ट्रेकिंग बैग, कुछ खाने का सामान और सारा का एक कैमरा कवर। लेकिन कैमरा खुद गायब था। कई दिनों तक तलाशी चली। फिर मौसम ने साथ छोड़ दिया। भारी बर्फबारी के बाद खोज बंद करनी पड़ी। तीनों का नाम मिसिंग पर्सन्स फाइल में दर्ज कर लिया गया। परिवारों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर साल वसंत में नए पोस्टर लगते, नई टीमें बनती, लेकिन सब बेकार। समय बीतता गया। 4 साल गुजर गए। अप्रैल 2023, एक 70 वर्षीय शिकारी, एलेस्टियर मैकिनन, अपने पुराने ट्रैप देखने जंगल में गया। उसने वह रास्ता चुना जिसे लोग सालों से टालते थे। एक पुराना, बंद पड़ा ट्रैक, जहां कभी शिकारियों की झोपड़ियां हुआ करती थीं। रास्ते में उसे एक झाड़ी के पीछे कुछ लकड़ियां दिखीं, जो किसी झोपड़ी जैसी लग रही थीं। जिज्ञासावश वह अंदर गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई लकड़ियां थीं। लेकिन फिर उसे कुछ महसूस हुआ। एक गंध, तीखी, भारी और बहुत परिचित। वो गंध जो सड़ते हुए मांस की होती है। मैकिनन ने बाहर निकलते ही पुलिस को कॉल किया। अगले दिन एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने झोपड़ी की सफाई शुरू की। जब उन्होंने फर्श पर कीलें निकालीं और लकड़ी के तख्ते उठाए, तो नीचे मिट्टी में दबे 3 बोरे मिले। जब बोरे खोले गए, तो हर किसी की रूह कांप गई। तीनों शव लगभग पूरी तरह सड़ चुके थे। फिर भी कपड़ों से पहचान मिली। वे थे मार्क हजेस, सारा जेनकिंस और डेविड चेन। उनके गले में स्टील वायर कसकर लपेटी हुई थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह किसी शिकारी का काम था। दीवारों पर सजे शिकार। जैसे ही अधिकारियों ने झोपड़ी की बाकी जगह देखी, उनकी नज़र दीवारों पर पड़ी, जहां तस्वीरें टंगी थीं। दर्जनों तस्वीरें। हर तस्वीर में कोई मुस्कुराता चेहरा, कभी नदी के किनारे, कभी पहाड़ों के पास, कभी कैंप फायर के सामने। और इनमें से कई लोग पहचाने गए। वे वही थे जो पिछले 20-25 वर्षों में इन जंगलों से लापता हुए थे। हर तस्वीर के पीछे तारीख और एक नंबर लिखा था, जैसे कोई रिकॉर्ड रखा गया हो। इन तस्वीरों में मार्क, सारा और डेविड भी थे, ठीक उसी जगह के पास जहां उनके शव मिले थे। पुलिस अब समझ चुकी थी, यह जगह किसी पागल शिकारी की ट्रॉफी रूम थी। जांच का सिलसिला और जॉन बेनेट का नाम। तहकीकात में धीरे धीरे सब खुलने लगा। जंगल विभाग के पुराने रिकॉर्ड में इस जगह का जिक्र मिला। यह कुटिया 1951 में एक आदमी ने बनवाई थी। नाम था जॉन बेनेट। बेनेट का कोई परिवार नहीं था। वो बचपन से अकेला रहा, स्कूल में कम बोलता और 25 की उम्र में यहां आकर बस गया। लोग कहते हैं वो अजीब सा आदमी था, कभी शहर नहीं आता, न कोई रिश्तेदार न दोस्त। वो जानवरों का शिकार करता, पर किसी ने कभी उसके साथ कोई और शिकारी नहीं देखा। कई बार लोग कहते, उसकी झोपड़ी से रात में आवाजें आती हैं, जैसे कोई कैमरा क्लिक करता हो या कोई बात कर रहा हो। पर जब कोई पास जाता, तो वहां कुछ नहीं मिलता। पुलिस ने उसकी पुरानी फाइलें खोलीं, और जो मिला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। नक्शे, नोटबुक, कैमरे और यादें। नक्शों पर दर्ज दर्जनों लाल बिंदु थे, हर बिंदु के पास तारीखें थीं। जांचकर्ताओं को जल्द समझ आया, ये हत्याओं की जगहें थीं। नोटबुक में लिखा था, शिकार शांत था, मुस्कान आखिरी थी। उसके पास से मिले कैमरे में वही तस्वीरें थीं जो कुटिया की दीवारों पर टंगी थीं। 30 साल का आतंक। जॉन बेनेट ने ये सब लगभग 3 दशक तक किया। उसने अकेलेपन को अपना हथियार बना लिया था। वो जंगल के रास्तों को किसी जीपीएस से बेहतर जानता था। वो अपने शिकारों से दोस्ती करता, उन्हें सुरक्षित जगहें दिखाने ले जाता, और जब वे उसके भरोसे आ जाते, वो उन्हें खत्म कर देता। हर शिकार से पहले वो एक तस्वीर लेता, आखिरी मुस्कान।
फिर उसे अपनी दीवार पर टांग देता। जांच में अनुमान लगाया गया कि बेनेट ने कम से कम 21 लोगों की हत्या की थी। कुछ कनाडा के थे, बाकी जर्मनी, अमेरिका और जापान जैसे देशों के पर्यटक। लेकिन वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि हर बार उसने लाशों को वहीं मिट्टी में दफन किया जहां कोई खोज ही नहीं करता था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वो एकदम शांत था। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक खाली चेहरा। पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने सिर झुका लिया और कहा, वे वापस नहीं आना चाहते थे। इसके बाद वो कभी नहीं बोला। वो खामोशी जो आज भी जंगलों में गूंजती है। जॉन बेनेट को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। पूछताछ के कमरे में वह बस बैठा रहता, नीचे झुकी नजरें, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं था। पुलिस अधिकारी कहते हैं, वो आदमी हमें देखता था, पर उसकी आंखों में इंसानियत की एक भी झलक नहीं थी। बस ठंडापन, जैसे बर्फ। उसकी झोपड़ी से मिले सबूतों में दर्जनों जिंदगियां छिपी थीं, फोटो, कपड़े, नक्शे और वो नोटबुक जिसमें हर हत्या की छोटी छोटी बातें दर्ज थीं। कुछ पन्नों पर लिखा था, उसने मुझसे कहा कि वो डर रही है। मैंने उसे कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब वो हमेशा शांत है। पढ़ते हुए हर अधिकारी के रोंगटे खड़े हो गए। उन नोट्स में भावनाएं नहीं थीं, बस ठंडा, योजनाबद्ध अपराध। मुकदमे से पहले का अंत। केस इतना बड़ा था कि पूरा कनाडा उसे फॉलो कर रहा था। टीवी पर बहसें चल रही थीं, कौन था जॉन बेनेट? क्यों किसी ने इतने सालों तक उसे नहीं रोका? पर मुकदमा शुरू होने से 2 महीने पहले एक सुबह जेल के गार्ड ने उसकी कोठरी खोली, और बेनेट वहां नहीं था, कम से कम जिंदा नहीं। उसने अपनी ही पैंट की डोरी से फांसी लगा ली थी। दीवार पर सिर्फ एक निशान था, जहां उसने पैर टिकाया था। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं, बस एक खामोशी जो सैकड़ों सवाल पीछे छोड़ गई। कानून बंद हुआ, पर दर्द नहीं। उसकी मौत के बाद केस बंद कर दिया गया। कानून कहता है, अगर अपराधी मर जाए तो मुकदमा खत्म। लेकिन क्या वाकई यह खत्म था? उन परिवारों के लिए तो नहीं, जो अब भी हर साल जंगल के किनारे आते हैं, किसी हड्डी, किसी सामान या किसी निशान की तलाश में। सारा की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी बेटी की हड्डियां तो मिल गईं, पर मुझे अब भी लगता है वो वहीं कहीं है, उन पेड़ों के बीच। ऐसे ही 21 परिवार थे, जो अब भी हर वसंत उस इलाके में मोमबत्तियां जलाते हैं और तस्वीरें रखते हैं। जंगल अब सरकारी संपत्ति है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। सरकार का फैसला। कनाडाई सरकार ने 2024 में फैसला लिया कि उस कुटिया को जला दिया जाए। कारण था, लोग वहां घोस्ट टूर और डार्क टूरिज्म करने आने लगे थे। कई लोग बेनेट की दीवारों के सामने सेल्फी लेते, वीडियो बनाते, जैसे वह कोई अंधेरे का तीर्थ स्थल बन गया हो। इसलिए अधिकारियों ने रात में एक ऑपरेशन चलाया। कुटिया को आग लगा दी गई। धीरे धीरे वो पूरी तरह राख हो गई। पर कहते हैं, उस दिन भी जब लकड़ियां जल रही थीं, तो कुछ देर के लिए हवा में एक अजीब सी क्लिक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कैमरा शटर दबा हो। और फिर सब शांत। बेनेट की विरासत, एक भयावह रहस्य। पुलिस ने उसके नक्शे, कैमरे और नोटबुक सरकारी अभिलेखागार में सील कर दिए। आज भी उन फाइलों तक सिर्फ कुछ अधिकारी ही पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया, बेनेट की गतिविधियां 1951 से 2019 तक चलीं। कम से कम 21 पीड़ित, संभवतः अधिक। सभी हत्याओं का उद्देश्य अब भी अज्ञात। कोई नहीं जान पाया कि वो ऐसा क्यों करता था। कोई मानसिक बीमारी का रिकॉर्ड नहीं मिला, न कोई निजी दुश्मनी, न कोई कारण। बस एक बात साफ थी, वो हर हत्या के बाद शांत महसूस करता था। उसके नोटबुक में आखिरी लाइन थी, मैंने शोर को खत्म कर दिया है। जंगल की वह खामोशी। आज भी ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन झील के आसपास के जंगल अजीब तरह से शांत रहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में वहां हवा अलग लगती है। कभी कभी जब सन्नाटा गहराता है, तो किसी को कैमरे की क्लिक सुनाई देती है, या किसी के धीमे कदमों की आहट। शायद यह बस डर है, या शायद वो छाया अब भी वहीं है। पुराने शिकारी अब भी उस इलाके से बचते हैं। कोई उस दिशा में शिकार करने नहीं जाता।
कई कहते हैं बेनेट की आत्मा अब भी अपने ट्रॉफी ढूंढ रही है। पीछे छूटे लोग। सारा की एक पुरानी फोटो जिसमें वह झील के किनारे मुस्कुरा रही है, आज भी उसके घर की दीवार पर टंगी है। उसकी माँ रोज सुबह उस तस्वीर को देखती है और मोमबत्ती जलाती है। डेविड के भाई ने उसके नाम से एक वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस ट्रस्ट शुरू किया ताकि लोग जंगलों में सतर्क रहें और अकेले जाने से पहले सोचें। मार्क के पिता ने एक बात कही थी, जंगल ने मेरा बेटा नहीं लिया, एक आदमी ने लिया। पर अब जंगल से ही उसे शांति मिलेगी। अंत जो अंत नहीं है। जॉन बेनेट मर गया, पर उसके साथ वो सारे राज भी मर गए। क्यों उसने किया, कैसे किया और कितने लोगों की जिंदगियां उसने निगल लीं। पर एक बात तय है, वो कनाडा के इतिहास के सबसे रहस्यमय और भयावह अपराधों में से एक था। लोग कहते हैं अगर किसी रात आप ओकानागन के जंगल में जाए तो हवा में वो क्लिक अब भी सुनाई देती है, किसी कैमरे की या शायद उस शिकारी की जो अपनी अगली ट्रॉफी की तलाश में है। कभी कभी असली डर किसी भूत से नहीं बल्कि एक इंसान की खामोशी से निकलता है। जॉन बेनेट की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ राक्षस जन्म से नहीं होते, वो समाज की आंखों के सामने धीरे धीरे बनते हैं और जब तक हम उन्हें पहचानते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको यह कहानी सुनकर झटका लगा तो कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। क्या जॉन बेनेट सच में पागल था या बस अपने अंदर के अंधेरे को कला मानता था? और अगर ऐसी सच्ची कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी सच्ची और उससे भी ज्यादा डरावनी होगी।